हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा वो अम्ल क्षार की जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो संकल्पना दी थी, तो सबसे पहले हमने जो आरण्य संकल्पना थी, और आरण्य संकल्पना जो है वो किस आधार पर दी गई। आरण्य संकल्पना जो है वो H+ और OH- जलीय विलयन में अगर H+ आयन देते हैं कोई भी रासायनिक पदार्थ तो वो किसके समान व्यवहार करेगा, अम्ल के समान व्यवहार करता है। और कुछ रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाते हैं। ये अपन ने पढ़ चुका। इससे पहले एक टॉपिक क्रिस्टलन जल के बारे में देखते हैं। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल जो है किसे कहा जाता है, तो लवण जो है उनकी अगर बात करते हैं तो लवण के इकाई सूत्र के साथ, लवण के इकाई सूत्र के साथ जल के जो अणु जुड़े रहते हैं उस संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, लवण के इकाई सूत्र। इकाई सूत्र का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब एक मॉलिक्यूल जो है उस लवण का उस इकाई सूत्र के साथ जल के जितने अणु जुड़े होंगे उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्रिस्टलन जल कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट दावन सोडा जो होता है Na2CO3.10H2O, तो यहां पर जो है इसके साथ ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं, ये 10 अणु जुड़े हुए हैं। कितने अणु जुड़े हुए हैं, 10 अणु। तो ये जो संख्या जो है ये 10 जल के, तो यही क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन जल कहलाएगा। यही संख्या क्या कहलाएगी, क्रिस्टलन जल। अर्थात ये जो है इकाई सूत्र है, अगर यहाँ पर इसके मान लो ये होते तो भी इसको इकाई सूत्र के रूप में, अर्थात जो Na2CO3 के साथ जितने जल के अणु जुड़े हुए होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे मान लो जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O। तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट जो है इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2 अणु। ये सूत्र किसका है, जिप्सम का। और जिप्सम के साथ जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं, 2 अणु जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल जो है इसके साथ कितने अणु जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलन जल। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल जो है वो तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो CaSO4.12H2O जो जिप्सम से ही बनाया जाता है। तो इसमें ये जो है 1/2 हाफ अणु जो जल का है वही क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन जल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन जल। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर फिटकरी की तो Al2SO4 क्या हो जाएगा, Al2SO4 K2SO4 और
ये K2SO4 के साथ कौन जुड़ेगा, Al2SO4 का ऑल थ्राइस डॉट चॉइस H2O। तो यहाँ पर जो है जो ये सूत्र जो है ये किसका है, फिटकरी, कौन सी करी, फिटकरी। तो यहाँ पर इस पूरे के साथ जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं, 24 अणु, 24 अणु जल के जुड़े हुए हैं। तो ये क्रिस्टल जल होगा, नहीं होगा। तो किसी भी लवण के साथ जल के जितने अणु जुड़े हुए होते हैं वही संख्या जो है वो क्या कहलाएगी, क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो लवण जो है वो किससे बनता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनाए जाते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, और उसमें कौन मुक्त होता है, जल मुक्त होता है दोनों की क्रिया से। और जल का अणु जो है लवण के साथ जुड़ जाता है तो उसे ही जल के जो अणु जल लवण के साथ जुड़े हुए हैं उसे ही क्या कहा जाएगा, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। क्लियर। तो ये था क्रिस्टलन जल, किसे कहते हैं, लवण के इकाई सूत्र के साथ जल के जितने अणु जुड़े हुए होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है अपन यहाँ पर कल जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था कौन सी संकल्पना, आरेनीय संकल्पना। और आरेन्य और रेन जो होती है उसमें कौन होता है, जल का अणु, और जल के अणु से क्या बनता है, H+ और OH- आयन। और H+ और OH- के आधार पर जो संकल्पना दी गई है वो कौन सी संकल्पना, आरेनीय संकल्पना। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ये दो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग संकल्पना। और ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो क्या कहते हैं, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना ये किसके आधार पर दी गई है, पहली बात तो प्रोटॉन के आधार पर। प्रोटॉन क्या होता है, H+, अर्थात वे रासायनिक पदार्थ, वे और रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन या H+ देते हैं क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो H+ आयन देते हैं क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। और वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन अर्थात H+ आयन ग्रहण करते हैं क्या कहलाएंगे भाई, क्षार कहलाते हैं। तो ये ब्रॉन्स्टेड साहब क्या कहा कि इन्होंने अपनी संकल्पना किसके आधार पर दी, प्रोटॉन के आधार पर। अर्थात जिनमें प्रोटॉन होगा, अर्थात वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और वे रासायनिक पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाते हैं। अब देखो ये प्रोटॉन दाता जो है, सपोज करो ये प्रोटॉन दाता Ha है और ये प्रोटॉन देकर किसमें बदलेगा, ये जब इसका विखंडन होगा ये क्या होगा, वियोजन होगा। तो H+ कब बनेगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा। तो ये जाते जाते इसको क्या कर जाएगा, उपकार कर जाएगा, ले मेरा भी पकड़िए। तो ये क्या करेगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन दे जाएगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। और हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा भाई, H+ में, कमी हो गई। और इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया, इसको भी जाते जाते भिखारी बना दिया।
तो ये क्या हो गया A माइनस हो गया, ये तो इसने तो क्या लिया, इसे ऋण लिया, तो ये क्या हो गया A माइनस, और ये देखे गया तो ये क्या हो गया H प्लस। तो ये तो क्या है प्रोटोन, ये तो क्या है प्रोटोन। अब बताओ यहाँ पर Ha जो है उसने क्या दिया, प्रोटोन दिया। Ha जो है ये तो ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्या हो गया, अम्ल हो गया, नहीं हो गया। ब्रोंस्टेड आपने क्या कहा था कि वे रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, प्रोटोन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल वो कहलाएंगे। अब बताओ ये जो है ये आगे भविष्य में कभी भी प्रोटोन लेगा नहीं लेगा, क्योंकि इसके पास प्रोटोन तो है नहीं, तो प्रोटोन देने का तो सवाल नहीं है। परंतु अगर इसको प्रोटोन मिले तो ये प्रोटोन ले सकता है, और ले सकता है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। परंतु ये क्षार बना किससे है, इससे, तो इसे क्या कहेंगे, सहयुग्मी, अर्थात इसका जो ये क्या है, इसका युग्म जो है वो क्या कहलाएगा, सहयुग्मी क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहयुग्मी क्षार, अर्थात अम्ल जो है उसने प्रोटोन दिया, प्रोटोन देने के बाद में ये जो बना ये क्या कहलाएगा, सहयुग्मी क्षार। अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो ये प्रोटोन ग्रहण कर सकता है, और प्रोटोन ग्रहण करने वाले ब्रोंस्टेड के अनुसार क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। परंतु ये क्षार बना कहाँ से, इससे, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, सहयुग्मी क्षार। तो ये जो युग्म जो हो जाएगा, ये युग्म क्या कहलाएगा, अम्ल सहयुग्मी क्षार युग्म कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? जो Ha जो है इसने प्रोटोन दिया, और प्रोटोन देने के बाद में ये बना, तो बताओ ये तो अम्ल हो गया, ये सहयुग्मी क्षार हो गया, तो ये जोड़ा जो है ये क्या कहलाएगा, अम्ल सहयुग्मी क्षार कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं अपन किसकी भाई, प्रोटोन ग्रहण किया। अगर यहां पर मैं बात करता हूं H, यहां पर बात की मैंने B की, और B साहब क्या करते हैं, ये प्रोटोन ग्रहण करेंगे। अब बताओ यहां पर ये प्रोटोन ग्रहण करेगा तो पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तब तो ये क्या बदलेगा, तो यहाँ पर ये H जो B जो है वो तो किस में, प्लस में कन्वर्ट होगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इसके साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, अरे जुड़ेगा क्या। और यहाँ पर जो ऑलओवर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है वो किसका, प्लस का चिन्ह आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा ये समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह क्या बताएगा कि ये प्लस का चिन्ह ने क्या किया, बी को इलेक्ट्रॉन दिया, नहीं दिया, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन लेगा। तो देख इसने इसके ऊपर प्लस का चिन्ह क्यों आया, ये प्लस का चिन्ह वास्तव में किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। क्यों, क्योंकि इसके पास प्रोटोन है ये, और ये प्रोटोन ग्रहण करेगा, प्रोटोन ग्रहण करके ये क्या करेगा, इसके साथ बंध तो तब बनाएगा ना जब इसके पास कुछ होगा। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन देकर इसने क्या बना लेगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वास्तव में ये प्लस किसके ऊपर है, बी के ऊपर। ये बात तो क्लियर, अरे क्लियर क्या। यहाँ पर क्या किया, ये A जो है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अरे ग्रहण किया नहीं किया, और इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको दिया। तो देखो ये प्रोटोन, ये जो है ये प्रोटोन ग्रहण कर रहा है, और प्रोटोन ग्रहण करना तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अब मान लो भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ी तो ये प्रोटोन दे सकता है, नहीं दे सकता, इसको तो मिला हुआ है, और मिला हुआ तो दे सकता है। तो ये बताओ प्रोटोन देगा तो ये क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड के अनुसार अम्ल कहलाएगा। और ये अम्ल कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ये क्या कहलाएगा, सहयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो ब्रोंस्टेड जो है इसने क्या दी, सहयुग्मी संकल्पना भी कहा जाता है, इसे सहयुग्मी संकल्पना भी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई क्यों कहा जाता है। तो ये जो जोड़ा बना, अब बताओ ये जो जोड़ा जो है ये क्या कहलाएगा, इसको अपन लिख दें यहाँ पर B और BH प्लस,
तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये तो क्या है क्षार, ये क्या है संयुग्मी अम्ल। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म कहलाएगा नहीं कहलाएगा, अरे कहलाएगा क्या। अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर H2O जो है वो NH3 जो है एक्वस माध्यम की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक उदाहरण की बात करते हैं अपन। तो ब्रॉन्स्टेड साहब जो है उसने किसके आधार पर अपनी संकल्पना दी, प्रोटॉन के आधार पर। किसके आधार पर, प्रोटॉन के आधार पर संकल्पना प्रस्तुत की। देखो यहाँ पर अगर H2O की मैं बात करता हूँ, ये H2O जो है वो किसके साथ क्रिया की, NH3 के साथ। कौन सा माध्यम में H2O आ गया, तो एक्वस। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, H2O जो है वो तो क्या करेगा, यहाँ पर H2O जो क्या करेगा, यहाँ पर H+ देगा, और NH3 क्या करेगा, NH3 जो है ये क्या करेगा, H+ ग्रहण करेगा नहीं ग्रहण करेगा। तो NH3 ये प्रोटॉन इसने दिया, तो ये देकर किस में बदलेगा बताओ, देखा OH- में बदलेगा नहीं बदलेगा। और ये H+ किसके पास चल जाएगा, ये H+ जाएगा इसके पास। किसके पास जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और ये जाएगा इसको, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इससे प्रोटॉन जो है इसको ग्रहण कर लेगा। तो 3 ये थे, एक ये हो गए 4, और कौन सा आयन, प्लस आयन आएगा नहीं आएगा। तो बताओ ये जो आयन जो है ये तो क्या जल, ये क्या है अमोनिया, कौन सी निया, अमोनिया। और ये क्या है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, और ये हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो है इसने तो क्या किया, प्रोटॉन ग्रहण किया, इसने क्या किया, प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन दिया। अब बताओ देखा, प्रोटॉन दिया तो ये तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। H2O जो है ये तो क्या हो जाएगा, अम्ल। टुकड़े करके समझा रहा हूं। और अम्ल ये जो है इसमें बदल गया है, इसने प्रोटॉन दिया और ये किस में बदल गया, OH- में बदल गया नहीं बदल गया। तो बताओ ये अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार। ये क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार। अब मेरे को ये बताना है यहाँ पर, अगर जो है अमोनिया जो है, कौन सी निया, अमोनिया जो है NH3, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे भाई, क्षार कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। और क्षार ये ग्रहण करके किस में बदला, अमोनियम आयन में। तो बताओ ये क्षार, तो इससे ये क्षार बना, तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो बताओ ये जोड़ा जो है ये क्या कहला देगा, ये क्या कहलाएगा, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म कहलाएगा नहीं कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये क्षार संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पर जो अपन ने जल का उदाहरण जो लिया है, तो अब देखो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं अपन, दूसरा उदाहरण से बात करें यहाँ पर। तो दूसरा जो उदाहरण है, इसी को मैं लिखे रहने देता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर दूसरा उदाहरण की बात करता हूँ यहाँ पर, HCl + H2O। ब्रॉन्स्टेड साहब क्या कहते हैं कि HCl जो है वो किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया करता है। तो ये कौन सा माध्यम हो गया भाई, एक्वस हो गया। अब मेरे को ये बताओ, देखा अब यहाँ पर HCl जो है ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा। और ये प्रोटॉन देकर HCl जो है प्रोटॉन देकर क्या बनाएगा, Cl-। और ये प्रोटॉन किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा नहीं जाएगा। और इसके पास जाकर क्या बना लेगा, ये H2O + H+ = यहाँ पर H3O+ का निर्माण होगा नहीं होगा। तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आर्हेनियस के अनुसार ये क्या है? अम्ल, ये पानी, ये क्या है? जल। और हो गया। ये जो है इससे तो क्या बना? क्लोराइड आयन। तो ये क्या? क्लोराइड आयन। और ये क्या है? जल। और इससे क्या बना? हाइड्रोनियम आयन। अब देखो, जो HCl जो है इसने प्रोटोन दिया, और प्रोटोन देने वाले क्या कहलाएंगे भाई? अम्ल कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे? इसने प्रोटोन दे दिया, तो देने के बाद में ये जो बना ये क्या कहलाएगा? सहयुग्मी क्षार। ये क्या कहलाएगा? सहयुग्मी क्षार। अब बताओ, ये जो है इसने प्रोटोन ग्रहण किया, और प्रोटोन ग्रहण करने पर ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। और इसके कारण ये जो बना ये क्या कहलाएगा? सहयुग्मी अम्ल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? अब मेरे को ये देख लो, यहाँ पर जो है प्रोटोन दाता के अनुसार यहाँ पर ये जल का अणु किसका काम कर रहा है? यहाँ पर ये जल का अणु यहाँ पर अम्ल का काम कर रहा है, नहीं कर रहा? यहाँ पर जल का अणु किसका काम कर रहा है? अम्ल का। और यहाँ पर ये जल का अणु किसका काम कर रहा है? क्षार का कर रहा है, नहीं कर रहा? ये बात समझ में आ गई क्या? तो प्रोटोन दाता और लेने और देने के आधार पर अम्ल जो है, अपन ने दोनों उदाहरण, यहाँ ये अम्ल का भी काम कर रहा है जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ कराया जाता है, तो ये किसके समान व्यवहार करता है? क्षार के समान व्यवहार करता है। तो इसमें जो है अम्ल सहयुग्मी क्षार कौन कौन सा हो जाएगा? अम्ल तो ये हो गया, और इसका क्या हो गया? क्लोराइड। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? अम्ल सहयुग्मी क्षार युग्म। और यहाँ पर जो H2O जो है, H2O, और इससे क्या बनेगा? H2O से H3+ H3O+, ये हाइड्रोनियम है, ये क्या कहलाएगा? क्षार सहयुग्मी अम्ल युग्म कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? तो ये थी ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना, जिसने सहयुग्मी अम्ल क्षार की संकल्पना भी दी। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड प्रोटोन हो गया, नहीं हो गया? प्रोटोन दाता जो है, ये तो क्या है? प्रोटोन दाता। तो प्रोटोन दाता जो है वो तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। प्रोटोन ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्लियर? तो ये थी अपनी ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना। अब क्या हुआ कि इसने किसके आधार पर दिया? प्रोटोन के आधार पर। तो जिन अम्ल क्षार जो हैं उनमें प्रोटोन है ही नहीं, क्योंकि आर्हेनियस ने तो क्या कह दिया कि H+ आयन और OH- आयन, H+ और OH- के आधार पर दिया। किसने? आर्हेनियस ने। इसने इसको हटा दिया, केवल क्या बच गया? H+ प्रोटोन लेने और देने के आधार पर। अब जिनमें प्रोटोन है ही नहीं तो वो क्या लेंगे, क्या देंगे? फिर भी वो अम्ल और क्षार के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो बताओ, ये संकल्पना के आधार पर ऐसे अम्ल क्षार को समझा सकते हैं क्या जिसमें H+ आयन नहीं है? नहीं समझा सकते। जैसे BF3, CO2। तो इनको अपन तो इनको समझाने के लिए एक नई संकल्पना आई, किसके आधार पर? प्रोटोन के आधार पर। और उस संकल्पना को अपन क्या कहेंगे? लुईस संकल्पना। क्या कहेंगे? लुईस संकल्पना। तो लुईस संकल्पना के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।